नमस्कार, नीति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। भारतीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे इसलिए क्योंकि दुनिया के कई बड़े देश भारत के साथ रुपए में व्यापार करने में रुचि दिखा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक के बीच 15 जुलाई 2023 को रुपए और दिरहम में द्विपक्षीय कारोबार के समझौते हुए। इससे पहले भारत रूस, श्रीलंका, मलेशिया के साथ भी रुपए में व्यापार का समझौता कर चुका है। रुपए में विदेशी व्यापार से क्या कुछ बदलाव आने वाला है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। भारतीय करेंसी का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा। इससे भारत की डॉलर जैसी विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता भी कम होगी। अचानक आए वैश्विक उथल पुथल का असर भी देश की अर्थव्यवस्था पर कम होगा। भारत से डॉलर का आउटफ्लो कम होने से रुपए के अवमूल्यन की दर कम होगी और उसमें स्थिरता आएगी। आयातकों, निर्यातकों के लिए सेटलमेंट का समय, हेजिंग खर्च घटेगा, व्यापार की लागत भी कम होगी। भारतीय बैंकों को बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में व्यापार करने का अवसर मिलेगा। आरबीआई की ओर से स्पेशल रुपया वोस्ट्रो अकाउंट खोलने के लिए पिछले साल जुलाई में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत अब किसी भी देश को भारत के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए स्पेशल रुपया वोस्ट्रो अकाउंट खोलना आवश्यक है। वोस्ट्रो अकाउंट के माध्यम से घरेलू बैंक दूसरे देश की स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सुविधा प्रदान करते हैं। 18 देशों के साथ वोस्ट्रो अकाउंट के माध्यम से व्यापार करने पर सहमति बन गई है। इस पूरे मामले को जानने की कोशिश करेंगे दो विशेषज्ञों के माध्यम से, और दोनों विशेषज्ञ हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। परिचय करवा देता हूं। भारत जोशी हैं, सदस्य हैं CII नेशनल काउंसिल के। आपका स्वागत है भारत जी। अनूप वाधवा हैं, पूर्व सचिव हैं वाणिज्य विभाग भारत सरकार के। अनूप वाधवा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनूप जी, मैं जानना चाहूंगा कि वोस्ट्रो अकाउंट की हमने यहाँ पर बात की है, पॉइंटर्स में दिखाया भी है। वोस्ट्रो अकाउंट को आम भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये वोस्ट्रो अकाउंट आखिरकार होता क्या है और कैसे काम करता है? जैसा कि आपने बताया, वोस्ट्रो अकाउंट खोलने के लिए कई देशों के साथ एक एग्रीमेंट हुई है, 18 देशों के साथ, और आई थिंक श्रीलंका, मॉरिशस और रशिया के साथ खुल भी गए हैं, और पहले ईरान के साथ पहले से खुला हुआ है। तो बेसिकली वोस्ट्रो अकाउंट जो होता है, इट्स अ रुपी डिनोमिनेटेड अकाउंट इन एन इंडियन बैंक ओपन बाय द फॉरेन सेंट्रल बैंक। जिस देश के साथ आपका समझौता हुआ है, उस वहां का सेंट्रल बैंक आपके देश में एक रुपी अकाउंट खोलते हैं, और जो ट्रेड की सेटलमेंट होती है पीरियोडिकली बिटवीन द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द टू कंट्रीज, दैट सेटलमेंट इस खाते के माध्यम से होती है रुपयों में, अगर ये व्यवस्था चालू की जाती है। तो ये वोस्ट्रो अकाउंट की ये परिभाषा है। अभी जो ट्रेड होता है वो डॉलर डिनोमिनेटेड है, डॉलर सेटल्ड है। इस व्यवस्था के अंतर्गत यदि ट्रेड होगा तो इट विल बी रुपी डिनोमिनेटेड, बोथ द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स गेट रुपी डिनोमिनेटेड, एंड द सेटलमेंट इज आल्सो इन रुपीज। और ये सेटलमेंट का जो प्रोसेस है, किसी भी एक पीरियड में ट्रेड ट्रांजैक्शंस होती हैं। भारत के नागरिक विदेश से चीजें वस्तुएं खरीदते हैं, विदेशी नागरिक भारत से चीजें वस्तुएं खरीदते हैं। तो उस पीरियड के अंत में जब सेटलमेंट का टाइम आता है, तो इन दोनों ट्रांजैक्शंस के बीच में एक बैलेंस निकल के आता है। भाई, आपने कितनी वस्तुएं, कितनी वैल्यू की वस्तुएं खरीदी, दूसरे देश ने कितनी वैल्यू की वस्तुएं खरीदी, और जो दोनों में डिफरेंस होता है वो सेंट्रल बैंक आपस में सेटल करते हैं। So this entire trade, wherever that agreement is implemented between two countries, वो trade होगा रुपी डिनोमिनेटेड ट्रांजैक्शंस में, और रुपी सेटल होगा। एंड ऑफ द पीरियड रुपयों में मूल्यांकन किया जाएगा। भाई, भारत से कितनी मांग हुई विदेशी वस्तुओं की, विदेश से कितनी मांग हुई भारतीय वस्तुओं की, दोनों में कितना गैप था, और वो गैप फिर जिस कंट्री की तरफ डेफिसिट होगा वो कंट्री सेटल करेगी रुपयों में इस अकाउंट के माध्यम से। जी, ये वोस्ट्रो अकाउंट की परिभाषा है। भारत जोशी, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर वोस्ट्रो अकाउंट क्या कुछ होता है, कितना महत्व रखता है, इसका जिक्र यहाँ पर अनूप जी ने कर ही दिया है। लेकिन अभी शुरुआती दौर है क्या कि 18 देशों ने वोस्ट्रो अकाउंट भारत में खोले हैं? ये संख्या समय के साथ साथ और बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो देशों के साथ हमारे व्यापार का दायरा भी बढ़ेगा क्या इसके साथ?
जो वॉस्को अकाउंट जी, है, भारत जी से वो मैं पूछ रहा हूँ, व्यवस्था। एक भारत जी की एक टिप्पणी ले लूं पहले। भारत जोशी जी। जी जी हाँ जी, नमस्कार जी। जी तो ये जो आपका सवाल है कि क्या व्यापार बढ़ेगा, तो इसका सीधा उत्तर है कि हाँ, बढ़ेगा। क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक तो व्यापार है और दूसरा निवेश। दोनों में ही फायदा होगा। जो व्यापार है उसमें खर्चा कम हो जाता है। अगर आप सीधा एक करेंसी में ही, अपने खुद की करेंसी में अगर आप कर पा रहे हैं। ये कुछ देश है जिनके पास हो सकता है इंटरनेशनल करेंसी या यूएस डॉलर के रिजर्व शायद कम हो, ज़्यादा हो। तो एक तो उसकी आसानी होती है। दूसरा, ये खर्चा बढ़ जाता है। अगर यूएस डॉलर ज़्यादा मजबूत या कमज़ोर हो जाए आपकी करेंसी से, तो उससे आपका जो खर्चा है इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, वो कम ही ज़्यादा हो सकता है। इसका उदाहरण ये है कि फ़र्ज़ करें हम भारत से कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसका हमने $1 प्राइस फिक्स कर लिया। अगर डॉलर और मजबूत हो गया, तो फिर आपको कम डॉलर मिलेंगे, लेकिन आपकी प्राइसिंग सारी रुपीस में है। और सेम चीज़ इंपोर्ट से भी है। अगर वो मजबूत होता है तो फिर आपको खर्चा ज़्यादा देना पड़ेगा। हालांकि आपने तो रुपए ज़्यादा लगाने उसमें, जी डॉलर में तो सेम ही हुआ। जी तो इससे व्यापार पे काफ़ी फर्क पड़ता है। अगर 1 मिनट और हो तो मैं एक और पॉइंट इसमें जोड़ सकता हूँ। जी जी बिल्कुल। जी भारत जी। मैं ये इसमें और कहना चाहता हूँ कि एक तो ये आपने बात करी वॉस्ट्रो की, और भारतीय रुपए की, जो हर जगह और कई काफ़ी जगहों में अब एक्सेप्ट हो रहा है। इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। वो ये है कि जो यूपीआई है, इंडिया का जो पेमेंट गेटवे है, ये भी बहुत देशों में अब एक्सेप्ट हो रहा है। और सबसे रीसेंट शायद फ्रांस का था, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे कुछ ही दिन पहले। तो आज मेरे ख्याल से उनका जो बैस्टिल डे था 14 जी जुलाई जी का, तो वहाँ पर फ्रांस ने भी यूपीआई अपनाया। तो यूपीआई प्लस रुपए का वोस्ट्रो अकाउंट, आई थिंक इन दोनों को मिला करके भी फिर एक और स्ट्रेंथ, एक और फायदा मिलता है भारतीय नागरिकों को भी और बिजनेसेस को भी। जी जी अनूप जी, मैं ये इस बिंदु पर आने वाला था। थोड़ा सा हमारी चर्चा हो जाती तो इस विस्तार के बाद मैं आने वाला था, लेकिन जब जिक्र छेड़ दिया है भारत जी ने यूपीआई का भी, और रुपए में भी व्यापार शुरू हो गया है, यूपीआई भी की भी एक्सेप्टेंशन कम से कम बढ़ गई है अलग अलग देशों में। तो क्या दोहरा लाभ भारतीय करेंसी में व्यापार और यूपीआई की स्वीकृति जिस तरीके से बढ़ी है, दोहरा लाभ होने वाला है भारतीय अर्थव्यवस्था को, माना जाए? बिल्कुल होने वाला है जी। क्योंकि आप देखिए कि अलग अलग देशों से अलग तरीके के फंड फ्लो होते हैं। जो हिंदुस्तान के, जो भारत के फंड फ्लो आ रहे हैं, फर्ज करें ये गल्फ कंट्रीज से, वेस्ट एशिया से, वो रेमिटेंस इकोनॉमी भी कहलाता है। वहाँ पर बहुत भारतीय है जो पैसे भारत भेजते रहते हैं। तो उसमें उसका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगा, और वो भी डायरेक्टली रुपए में आ सकता है। और वो पेमेंट भी कर सकते हैं दोनों कंट्रीज में, दोनों तरफ, अगर इधर से भी भेजना है वहाँ जैसे भी। अम, तो ये तो मतलब आम नागरिक को छूने वाली बात है। लेकिन अगर आप उसको और हायर वे में सोचे, ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट में बैंकिंग कॉस्ट काफ़ी महत्व रखता है। अगर आधा परसेंट या फर्ज करें 0.1% का खर्चा हमें होता है कोई चीज़ ऑनलाइन खरीदते हुए या भेजते हुए, हमें शायद इतना फ़र्क ना पड़े। लेकिन अगर आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं या भारत में, और उसमें अगर आपका 0.1% भी बच सके या 0.01% भी बच सके बैंकिंग के कॉस्ट या प्रोसेस में, वो काफ़ी महत्व रखता है। जी और ये चीज़ ज़रूरी है क्योंकि भारत में अब इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट बहुत बड़े स्केल पे हो रही है और होगी भी आगे जाके। और इसमें प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी अच्छी एक दिशा दी है सबको। तो इसमें हमें बेसिकली हमें क्या देखना है कि हम फंडिंग कैसे कर सकते हैं डेवलपमेंट की, जी और कितने जल्दी और कितने कम खर्चे में। अगर हमें एक्सेस मिल जाए इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में, और वो डायरेक्टली इस तरीके से हो कि हमें रिस्क ना लेना पड़े
किसी और करेंसी रिस्क का, क्योंकि रिस्क तो कई तरह के होते हैं, करेंसी रिस्क थोड़ा कम हो जाए, इसमें काफ़ी फायदा हो सकता है। अगर आप सोचे कि कोई बिजनेस है या फिर सरकार है, लेट्स से बिजनेस है, कोई भारतीय बिजनेस है, उनको बाहर से अगर कोई रुपया लेना है, तो हेजिंग कॉस्ट में ही बहुत खर्चा बढ़ जाता है। आपका इंटरेस्ट रेट इतना नहीं होता जितना आपका हेजिंग का खर्चा होता है। यानी कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इससे कि कोई और करेंसी अगर ज़्यादा मजबूत या कमज़ोर हो जाए आपकी करेंसी से, तो आप कैसे उसको चुका सके। जी। तो इससे तो दोहरा लाभ या इससे भी ज़्यादा लाभ कई तरीके से हो रहा है। तो मेरे मन में व्यापार का भी फायदा है, निवेश में भी फायदा है, और आम नागरिकों को भी फायदा है जिन्होंने पैसा भेजना है आपस में एक दूसरे को या अपने परिवार में जैसे। अनूप जी, क्या ये सही बात है जिस तरीके से भारत जी ने कहा कि एक्सेस बढ़ जाएगा विदेशी वैश्विक बाजारों में भारत का, जब रुपए या फिर भारतीय करेंसी में व्यापार होगा, या फिर यूपीआई की स्वीकृति बढ़ जाएगी वैश्विक तौर पर, ये माना जाए? असल में UPI is a payment mechanism जी। like many other payment mechanisms. You can pay by credit cards, you can pay by some other bank transfer. So it will certainly facilitate trade. लेकिन उसमें फिर आपको जैसे मान लो फ्रांस में पेमेंट करनी है यूरोज में, फिर आपकी रुपी कन्वर्टिबिलिटी इम्प्लिसिटली होनी चाहिए UPI मैकेनिज्म के थ्रू। और उसमें अभी जैसे 20% टैक्स है कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शंस पे, ऑल दोज इश्यूज विल नीड टू बी लुक्ड एट। और जहां तक ये वॉस्त्रो की व्यवस्था है, जो व्यवस्था है उसका प्रावधान करना अपनी जगह पे है, उसको संचालित करना वो अपनी जगह पे है। उसके लिए कुछ और आवश्यकताएं हैं, कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें जिन कंट्रीज का तो हमारे साथ ट्रेड डेफिसिट होगा, जैसे श्रीलंका मॉरिशस दोनों का ट्रेड डेफिसिट है, उनको कोई आपत्ति नहीं होगी। They'll be okay with rupee denominated trade, rupee settled trade। अंत में उनकी तरफ बकाया निकलेगा, वो अपनी हार्ड करेंसी से रुपया खरीद के हमारे सेंट्रल बैंक को ट्रांसफर कर देंगे। They will not accumulate rupee deposits in the Vostro account। जिनका सरप्लस है उनके अगर रुपी डिनोमिनेटेड हो और रुपी सेटल्ड हो, कि उनके Vostro अकाउंट में रुपए इकट्ठे होंगे। For them to be willing to enter into this agreement, they should have faith in the rupee। उनको रुपए की स्थिरता पर विश्वास होना आवश्यक होगा, और उनको रुपयों के रूप में अपने कुछ रिजर्व्स रखने पर सहमति बनानी पड़ेगी। So they should be willing to hold some of the reserves in rupees। जी। And that will be the main bottleneck। अभी जैसे मॉरिशस और श्रीलंका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, they have deficits with us। Russia has a huge surplus। तो रशिया को भी हालांकि ये व्यवस्था कायम हो गई है, उनको भी रुपयों में पेमेंट लेने में कुछ संकोच था। So ultimately we have to create confidence in the value of the rupee। That will happen when our external sector becomes strong, our economy becomes strong, we improve our investment environment, we strengthen our manufacturing, ताकि हमारा जो एक्सटर्नल सेक्टर है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट दोनों स्ट्रांग हो, रुपए की वैल्यू स्टेबल रहे, अप्रिशिएट करे ओवर टाइम। So all those requirements will be there। These are all framework conditions कि भाई एक व्यवस्था कायम हो गई है, और उस व्यवस्था को जो संचालित करना है और उसको प्रयोग में लाना है, उसके लिए जो और आवश्यकताएं हैं। And the main requirement will be faith in the stability of the rupee। So that is what now we have to work towards। It's a good starting point, I think, with the country जिनके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, वो कंट्री सामने आएंगी, रुपए का उपयोग बढ़ेगा विश्व भर में और प्रचलित होगा। तो बहुत अच्छा सॉर्ट ऑफ स्टार्ट है, लेकिन इसको अपनी पोटेंशियल तक लाने के लिए कई और आवश्यकताओं को हमें पूरा करना होगा, कई और रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा। जी भरत जी, ये बात सही है कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, लेकिन इसे आगे ले जाने की कोशिश की जानी चाहिए। कौन से आपको ऐसा लगता है एलिमेंट्स हैं, कौन से ऐसे तत्व हैं, अगर समाहित कर दिए जाए तो जो ये अच्छा स्टार्ट मिला है वो अच्छे परिणाम भी समय के साथ साथ देना शुरू कर देगा? देखिए, एक जैसे इस वॉस्ट्रो का सबसे पहले उपयोग हुआ जब ईरान को सैंक्शंस लगे, तो ईरान फाउंड इट डिफिकल्ट टू ट्रेड इन हार्ड करेंसीज, यूरोज, डॉलर्स एक्सेट्रा में उनका ट्रेड बंद हो गया। सो उन्होंने
ये वॉस्ट्रो अकाउंट की पहल करी भारत के साथ, और उससे यह हुआ कि जी उनका बहुत बड़ा ज्यादा सरप्लस था, ट्रेड सरप्लस हमारे साथ, क्योंकि सारा ऑयल हम उनसे खरीद रहे थे, और वो सरप्लस जो था वो रुपी डिपॉजिट के रूप में इस वॉस्ट्रो अकाउंट में इकट्ठा हो गया। एक टाइम पे 20,000 करोड़ वर कलेक्टेड। जी भारत जी, ये बात सही है क्या? करोड़ इन इंडिया। भारत जी, अनूप जी जो कह रहे हैं लगातार की शुरुआत अच्छी है, अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है, कौन से ऐसे तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं जिनको समाहित करना जरूरी है और सपोर्ट देने की आवश्यकता है? क्योंकि यह भी माना जा रहा है कि भारतीय करेंसी का इससे अंतर्राष्ट्रीयकरण भी होगा, भारतीय मुद्रा भी और मजबूत होगी। जी तो भारत जोशी जी, भारत जी आवाज आ रही है? भारत जोशी जी लगातार आपसे, जी जी जी, ये प्रश्न मेरे से है हाँ या? आपसे आपसे बिल्कुल आपसे है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो अनूप जी ने जो जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही है। और इसमें हमें ये भी कोशिश करनी है, जो कोशिश हो भी रही है, कि ज़्यादा से ज़्यादा देश रुपी को स्वीकार करे और रुपए का वॉस्ट्रो अकाउंट खोले, क्योंकि फिर उनको और ज़्यादा फायदा होगा इससे। क्योंकि फिर हम सिर्फ एक बायलैटरल तरीके से सोचने के बजाय हम ये सोच सकते हैं कि रुपए का उपयोग वो और किसी देश से कैसे कर सकते हैं। जैसे अनूप जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी कुछ देश है जिनका डेफिसिट है हमारे साथ, तो उनको तो काफ़ी फायदा है रुपये में व्यापार करने का। लेकिन अगर कुछ और देश है, उनको ज़्यादा इसमें भरोसा या ज़्यादा इसमें कॉन्फिडेंस तब आएगा अगर उनको लगे कि ठीक है, कोई तीसरा देश भी रुपए स्वीकार करेगा। तो ये हो रहा है। जैसा आपने अभी बताया हमें कि 18 राष्ट्र तो स्वीकार कर ही रहे हैं, और कल 19 होगा, 20 होगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। जैसे बढ़ेगा ये चलता रहेगा। यानी कहीं ना कहीं आप और ये कहना दूसरा चाह रहे अनूप हैं जी का पॉइंट भारत बिल्कुल जी, ठीक है कि क्या आप ये सॉरी। कहना चाह रहे हैं कि जिन देशों की करेंसी हमसे ज्यादा मजबूत है, अभी वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है, या फिर उन्होंने जो है दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया है, उसका इंतजार करना पड़ेगा अभी हमें? अम, मेरा पॉइंट थोड़ा डिफरेंट था। मेरा पॉइंट वही था जो अनूप जी ने कहा। इसमें आपने उनका करेंसी वैल्यू नहीं देखना, आपने देखना है कि आपके साथ उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। अगर उनको आप अगर हर साल वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं और आपसे उनको ज़्यादा खरीदना है, तो उनके पास जितने रुपए हो उतने ही कम है, राइट? जी अगर वो आपको ज़्यादा बेच रहे हैं तो कुछ ही रुपए में वो जितना भी आपसे खरीद रहे खत्म हो जाएगा। फिर जो सरप्लस होगा वो उसका क्या उपयोग करें? तो या तो आप ट्रेड बढ़ाइए उनसे, या तो उनको कुछ और आप ऑप्शन दीजिए कि चलो फलानी थर्ड कंट्री या फोर्थ कंट्री से भी आप रुपए में व्यापार कर सकते हैं। वो तो स्वीकार कर लेंगे कि उनको जो तो वैसे ही सरप्लस आपसे है, हिंदुस्तान से करना है व्यापार। जी जो तो ये सरप्लस पॉइंट है था। मान लो, पॉइंट ये नहीं था कि उनकी मजबूती कितनी है करेंसी की। जी जो सरप्लस है मान लो वो डॉलर्स में अक्यूमुलेट हो रहा है, तो द सेंट्रल बैंक विल बी विलिंग टू कीप डॉलर्स बिकॉज दे हैव सम फेथ द डॉलर विल बी स्टेबल, इट विल अप्रिशिएट। तो हमको वो रुपए की स्थिरता में और अप्रिशिएटिंग टेंडेंसी में विश्वास कायम करना है, ताकि वो रुपयों में अपने रिजर्व रखने में काफी खुश हों कि भाई वॉस्ट्रो में हमारे रुपए इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, इट्स अ गुड स्टेबल करेंसी, वी कैन कीप सम रिजर्व्स इन रुपीज, एंड ऑल करेंसीज आर कन्वर्टेबल, so nothing is hard and fast। आज रुपए में, कल डॉलर में कर लो, तीसरे दिन यूरो में कर लो, लेकिन for the rupee to be one of the reserve currencies, including in a Vostro account, they should have faith in the stability of the rupee। तो उसके लिए हमको अपनी अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करना है। हमारे एक्सटर्नल सेक्टर है, एक्सपोर्ट्स हैं, हमारे जो इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन सब फ्लोज को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि रुपए में स्थिरता आए, एक अप्रिशिएटिंग टेंडेंसी आए, और सबको विश्वास हो कि रुपए में अपने रिजर्व रखेंगे, इसका लाभ है। और अदरवाइज अभी तक जो प्रयोग हुआ है इसका, वो उन्हीं परिस्थितियों में हुआ है जहां कंट्री वाज फेसिंग sanctions, this Iran was facing sanctions, they had no option but to accept rupee payments, and then they spent those rupees on Indian goods। हमारे एक्सपोर्ट बहुत बढ़े, ईरान के साथ ट्रेड हमारा उस समय बहुत बढ़ा, लेकिन now to the extent Iran is no longer facing such severe sanctions, that rupee trade has stopped because there is no compulsion on them।
रशिया का भी वही था, शुरू में सैंक्शन लग रहे थे, रशियन जो worried, so they went into these discussions when they saw the sanctions are not going to be very restrictive और हार्ड करेंसी ट्रेड चलता रहेगा, then they insisted on hard currency. तो इसको बढ़ावा देने का तरीका यही है कि रुपए में हम विश्वास देशों का बढ़ाएं. They should be willing to hold rupee reserves. That will happen when our economy becomes strong, our external sectors become strong, the rupee will appreciate. It will have a tendency to appreciate over time against other currencies when the economy is strong and the external sector is strong. तो ये रिक्वायरमेंट है जिसके लिए बहुत प्रयत्न हो रहे हैं. भारत सरकार की जितनी योजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, उस सबसे भारत को में मैन्युफैक्चरिंग की को बढ़ावा मिलेगा, इनफ्लो होगा इन्वेस्टमेंट का, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे. तो दिस इज अ गुड arrangement which has been worked out, and it will bear fruit as these other factors kick in and the Indian economy becomes strong and our external sector becomes strong. जी भरत जी, ये सवाल सीधे तौर पर आपसे है. कुछ कंफ्यूजन हो जाता है बीच में, टिप्पणी अलग अलग जो है क्रॉस हो जाती है. एक तो माना ही जा रहा है कि भारतीय करेंसी का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा, इसका क्या परिणाम होने वाला है, और भारत की डॉलर जैसी विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता भी कम होगी. निर्भरता तो कम होगी, लेकिन जो देश डॉलर के बल पर वैश्विक स्तर पर रूल करते आ रहे हैं और उनके साथ हम देख रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में हमारे संबंध प्रगाढ़ होते जा रहे हैं, उसमें व्यापार और आर्थिक मुद्दे भी शामिल हैं. तो क्या जब डॉलर पर हमारी जो है निर्भरता कम होगी तो उनके साथ जो हमारे संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं उस पर कुछ असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल, डॉलर पर निर्भरता भारत जोशी जी, भारत जी है, जब सही माने में ये प्रयोग में आएगी तो डॉलर पर निर्भरता बिल्कुल कम होगी और विश्व भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं दे विल स्टार्ट कीपिंग रिजर्व्स इन रुपीज आल्सो. इस समय जो रिजर्व रखते हैं विश्व के विभिन्न सेंट्रल बैंक्स, वो यूरोज में, डॉलर्स में, कुछ हद तक अब रेमनबी में भी रख रहे हैं. उसी तरह से जब रुपया स्ट्रांग होगा, हमारी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होगी, तो दे विल स्टार्ट कीपिंग इन रुपीज आल्सो, एंड देन दिस वॉस्टो मैकेनिज्म विल स्पॉन्टेनियसली बिकम अ मैकेनिज्म ऑफ चॉइस. और निश्चित रूप से डॉलर पर निर्भरता कम होगी, रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन होगा, रुपये का प्रयोग बढ़ेगा, उसका प्रचलन बढ़ेगा, तो ये सब चीजें होंगी. लेकिन अंडरलाइंग कंडीशन इज we have to make our economy strong, we have to make our external sector strong, and consequently we have to make our rupee strong. भारत जी, ये सवाल वैसे आपसे था. भारत जी, आपने सवाल सुन लिया होगा और अनूप जी ने जो बात कही है मेरे सवाल पर, क्या आप उससे सहमत हैं? हाँ जी, सहमत हूँ, लेकिन मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये इस तरीके से हमें नहीं सोचना कि या रुपया या डॉलर. आमतौर पे सेंट्रल बैंक्स एक करेंसी बास्केट मेंटेन करेंगे, तो हमारा यही प्रयास है कि उस बास्केट में भारतीय रुपया भी हो. तो ठीक है, ये लाजमी है कि उसमें कुछ डॉलर, यूरो वगैरह रखे, कुछ रुपए भी रखे, हम ये चाहते हैं. और ये चीज़ें फिर एक साइकिल सा बन जाता है कि जितना लोगों को भरोसा है, कॉन्फिडेंस है आपकी करेंसी में, उतना वो उसको इंक्लूड करेंगे अपनी करेंसी की मिक्स में, और जितना वो इंक्लूड करेंगे बाकी लोगों का भी भरोसा बढ़ेगा. अब ये साइकिल मैं उम्मीद करता हूँ शुरू हो चुकी है, तो जितना ये बढ़ेगा उतना अच्छा ही चलेगा. और ऑफ कोर्स हमारे इंटरनल रिफॉर्म भी अच्छे चल रहे हैं, और इसी दिशा में चलते रहे तो और लोगों को स्टेबिलिटी में भरोसा भी होगा और स्टेबिलिटी आएगी भी. तो यही उम्मीद है हमारी. जी. तो क्या रुपया इससे मजबूत होगा? क्योंकि रुपए का अवमूल्यन इससे कम होगा, और जब अवमूल्यन होता है कम, तो माना जाता है कि वो करेंसी कहीं ना कहीं उसको सीधे तौर पर लाभ होता है, उसमें मजबूती आती है. भारत जी, ये इन सवालों का एक हाँ ना में उत्तर देना थोड़ा मुश्किल है. अगर आपकी करेंसी कमज़ोर होती है तो उसका कोई शॉर्ट टर्म परिणाम आपके एक्सपोर्ट्स पे होता है, तो एक्सपोर्ट्स आपके सस्ते हो जाते हैं और लोगों के एक्सपोर्ट्स के मुकाबले, तो आपका एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा, लेकिन इंपोर्ट आप कुछ महंगे हो जाएंगे. तो इस तरीके का होता है. दूसरा ये है कि जब हम कहते हैं कि एक करेंसी मजबूत हुई और कमज़ोर हुई,
ये कई बार होता है कि वो सिर्फ एक करेंसी के मुकाबले कमजोर होती है या फिर मजबूत होती है, लेकिन बाकी सबसे वो मेंटेन करती है पैरिटी, या जी फिर मजबूत भी हो जाती है, क्या पता। तो ये भी आई थिंक एक फुल व्यू लेना चाहिए कि कौन से करेंसी से हुआ है। लेकिन ये भी होता है रेयर केसेस में कि सभी से आपका यूनिवर्सली वीकन हुआ या स्ट्रेंथन हुआ। लेकिन आमतौर पे जो आप पूछ रहे हैं वो नॉर्मली एक करेंसी के मुकाबले हम देखते हैं कि हाँ भाई, रुपया मजबूत या कमजोर हुआ, लेकिन हम ये देखना भूल जाते हैं कि बाकी करेंसीज कैसे परफॉर्म कर रही है उस करेंसी के मुकाबले। जी। अनूप जी, ये बात तो ठीक है कि एक्सपोर्टर्स को तो लाभ होगा देश के, लेकिन इंपोर्ट थोड़ा सा हो सकता है कि इससे कुछ महंगा भी हो जाए। लेकिन भारत के जो बैंक हैं उनको तो मजबूती मिलेगी, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में व्यापार करने का अवसर मिलेगा भारतीय बैंकों को इससे। बिल्कुल मिलेगा जी, और इससे बहुत फ़ायदा होगा पूरे फाइनेंस इंडस्ट्री को, बैंकिंग इंडस्ट्री को। आप देखिए, इकोनॉमी के 2-3 पार्ट्स होते हैं, मतलब बहुत ब्रॉडली। एक तो जैसे आपका प्राइमरी इंडस्ट्री वगैरह हो गया, जो जैसे एग्रीकल्चर वगैरह हुआ, खेती वगैरह। दूसरा हुआ सर्विसेज वगैरह, जो हिंदुस्तान का तो बहुत विकसित है और बहुत बड़ा भी है। और सर्विसेज में एक पार्ट माने या अलग माने आप फाइनेंस का, जितना बड़ा हमारा फाइनेंस इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा है फाइनेंस, लेकिन इससे भी और बड़ा हो सकता है। और अंतर्राष्ट्रीयकरण इसका एक पहलू है। जितना ज़्यादा हो, उतना उतनी गति से ये बढ़ेगा। और जितने रुपए की स्वीकृति हो और देशों में, उससे भी फ़ायदा हमारा ज़रूर होगा। जी। और इससे आखिरी टिप्पणी, आपकी क्योंकि इंटीग्रेशन समय हो समाप्त जाती है हो रहा है, इंटरनेट। अनूप वाधवा जी, मैं आपसे आखिरी टिप्पणी चाहूंगा कि क्या ये एक टर्निंग पॉइंट है भारत के लिए। ये बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है व्यवस्था के रूप में, और बाकी जितने और प्रयास हो रहे हैं उनके सबके साथ देखा जाए तो निश्चित रूप से टर्निंग पॉइंट है। जैसे कि बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस है, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने पर फोकस है। अब सेल फोन वगैरह इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भारी मात्रा में अब बनने शुरू हो गए हैं। पीएलआई स्कीम्स का असर हो रहा है। डिफरेंट कमोडिटीज आर नाउ बीइंग मेड इन इंक्रीजिंग क्वांटिटीज इन इंडिया। तो सर्टेनली सब चीजों को एक सम्मिलित रूप से देखा जाए तो टर्निंग पॉइंट है। एंड जी होप कि ये टेप ऑफ पॉइंट होगा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। उसमें ये जो व्यवस्था का प्रावधान हुआ है, रुपी डिनोमिनेटेड ट्रेड एंड रुपी सेटल्ड ट्रेड, इट विल find its place as the Indian economy takes off and evolves in the future, and this arrangement will play a major role, I think. तो यानी certainly भारतीय एक turning अर्थव्यवस्था point को कहीं ना कहीं के मजबूत रूप में करने के देखा लिए जा जो सकता है। अलग अलग प्रावधान किए जा रहे हैं, जो अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें से एक प्रयास ये भी है, और ये प्रयास भी अगर फलीभूत होता है तो संवेद रूप से कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ होने वाला है। अनूप वाधवा जी, आप हमारे साथ जुड़े, और भारत जोशी जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, वर्चुअली ही जुड़े, और बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। अर्थनीति में आज के लिए इतना ही। अर्थनीति में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।